हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडू फाइवर में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 3 का प्रॉब्लम सब सॉल्विंग करेंगे। वो भी आपका प्रॉब्लम कैसा है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखने का कोशिश करिए स्टूडेंट। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। 3 कैपेसिटर है, उसका कनेक्शन कैसा है आपका स्टूडेंट, सीरीज में। तो 3 कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, उसको क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखते जाइए हम प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर है, उसका कनेक्शन कैसा है आपका सीरीज में। ये आपका की है, सी है, सी है, सी है, और तीनों का कनेक्शन कैसा है आपका सीरीज में। इसका मतलब है 3 कैपेसिटर यदि आपका सीरीज में कनेक्शन है स्टूडेंट, तो सीधी भाषा में इसका इक्विवेलेंट निकालने के एक फॉर्मूला होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सी बाई क्या होता है, एन होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि 3 कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है और उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी बाई क्या होता है, एन होता है। और एन होगा आपका नंबर ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर कितने कैपेसिटर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने कैपेसिटर अवेलेबल है, 3 कैपेसिटर अवेलेबल है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सी बाई क्या होगा, सी बाई क्या होगा, 3 होगा। सी बाई क्या होगा स्टूडेंट, 3 होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका स्टूडेंट, सी होगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। सीधी भाषा में इसको याद कर लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई नॉट नहीं है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको कैंसिल करते हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, ई नॉट नहीं होगा, ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, वो फॉर्मूला को ही अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू होगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा स्टूडेंट, Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा गया है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट को इधर यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q1, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q2, और स्टूडेंट क्या हो जाएगा एफ, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे नहीं, क्योंकि डायमेंशन में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होता है तो कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई भी रोल नहीं होता डायमेंशन में। इसका मतलब है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को सीधी भाषा में हटा दे रहे हैं, और ये क्या है, चार्ज। तो चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, आई इंटू क्या होगा, टी होगा। आई का मतलब क्या होता है, करंट, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू टी। ए का मतलब क्या हो गया, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट से, और टी का रिप्रेजेंटेशन होगा टाइम से। इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इंटू टी हो जाएगा। उसी को यहाँ पर पुटअप करेंगे। ठीक है, 2 चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए टी लिखेंगे, और यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। एक चार्ज के लिए ए टी, दूसरे चार्ज के लिए भी क्या होगा, ए और टी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो फोर्स, फोर्स को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एम एल टी के पावर क्या होगा, -2 होगा, और आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर मतलब क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, और सबके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद मेरे को जो मिलेगा वो क्या होगा, एम के पावर क्या होगा, -1, एल के पावर क्या होगा स्टूडेंट, -3 होगा, टी के पावर क्या होगा स्टूडेंट, 4 होगा, और ए के पावर क्या होगा, 2 होगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, और ए के पावर क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, आप ही बताओ। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम नंबर 3 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपका बी होगा। क्या होगा आपका, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। देखो यही चीज क्या हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, यही चीज मैचिंग हो रहा है। एम के पावर -1, एल के पावर -3,
टी के पावर क्या होगा 4 और ए के पावर क्या होगा स्टूडेंट्स 2 होगा। इसका मतलब 3 प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा बी होगा। 3 प्रॉब्लम का स्टूडेंट क्या होगा बी होगा। अब प्रॉब्लम नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर कहाँ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो फॉर्मूला जो होगा वो आपको ध्यान देना है कि कोई भी डाइपोल मोमेंट है वो कैसा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा क्यू इंटू क्या होगा 2L होगा। क्यू इंटू क्या होगा स्टूडेंट 2L होगा। ठीक है, क्यू क्या मतलब क्या हो गया चार्ज, और 2L का मतलब हो गया दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस। इसका मतलब है चार्ज का जो यूनिट होगा कूलम होगा और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट मीटर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि यूनिट पूछेगा तो क्या होगा कूलम इंटू क्या होगा मीटर होगा। क्या होगा कूलम इंटू क्या होगा मीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है स्टूडेंट, सी ऑप्शन होने जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा सी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि कोई यूनिट पूछे तो उसका यूनिट क्या होगा कूलम इंटू क्या होगा मीटर होगा। कूलम इंटू क्या होगा मीटर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट सी होगा। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा और किसको पास करेगा। तो सीधी भाषा में याद रखना है कैपेसिटर के थ्रू क्या होता है एसी पास करता है, कैपेसिटर के थ्रू एसी पास करेगा और डीसी क्या होगा पास नहीं करेगा। डीसी आपका पास नहीं करेगा, डीसी आपका पास नहीं करेगा, डीसी आपका पास नहीं करेगा। तो कैपेसिटर के थ्रू में क्या होगा एसी पास करेगा, एसी पास करेगा और डीसी आपका पास नहीं करेगा। तो कैसे याद रखेंगे, देखो स्टूडेंट कैपेसिटर का ये क्या होता है सिंबल होता है, और देखो इस सिंबल से एसी क्या होता है टाइम वेरिंग सिग्नल है। इसका मतलब देखो ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल इस तरह करके क्या होगा पास हो जाएगा, इस तरह करके पास हो जाएगा, इस तरह करके क्या होगा ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे इन करेगा, ऐसे पास हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा एसी पास करेगा। अब देखो डीसी क्या होता है डायरेक्ट करंट होता है, ये ऐसे सीधा है, सीधा चीज नहीं पास करने देगा क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन क्या करेगा ब्रेक करेगा, बोलेगा तुम मत जाओ। इसका मतलब है कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा डीसी पास नहीं करेगा और क्या होगा एसी पास करेगा। इसका मतलब सीधी भाषा में बोल रहा है कि कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा। तो आपको याद रखना है कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है स्टूडेंट, डीसी को ब्लॉक करता है। तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट सी होगा। 5 का आंसर क्या होगा सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो तो स्टूडेंट्स, the amount of work required to increase the distance between -6 microcoulomb and 4 microcoulomb from 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर विल बी। मतलब बोल रहा है कि वर्क डन क्या होगा यदि आपका ये चार्ज दिया गया है और उसमें डिस्टेंस में क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है। पहले आपका क्या था 6 सेंटीमीटर था, अब आपका डिस्टेंस कितना हो रहा है 18 सेंटीमीटर हो रहा है। तो बोल रहा है कि वर्क डन में कितना चेंजिंग आएगा। तो कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखोगे। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई क्या होता है स्टूडेंट आर होता है। क्या होता है आर होता है। ठीक है, अब देखो चेंज इन वर्क डन निकालना है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है 18 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर देखो Q1 और Q2 दोनों क्या फिक्स है, Q1 और Q2 क्या फिक्स है, Q1 और Q2 क्या फिक्स है। एक है आपका -6 माइक्रोकूलम और एक आपका क्या है, एक आपका है 4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब स्टूडेंट देखने का कोशिश करो, आपका क्या हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा आपका Q2 ब्रैकेट से बाहर चल जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/R1 माइनस क्या लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे स्टूडेंट R2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो K का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो K का जो वैल्यू होता है उसको याद रखना है 9 इंटू क्या होगा 10 के पावर क्या होगा 9 होगा। ये कैसे होता है तो इसको याद रखना है, के का जो वैल्यू होगा 9 इंटू क्या होगा 10 के पावर 9 होगा। क्योंकि के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका जो सॉल्यूशन करके आता है वो आता है 9 गुना क्या होता है 10 के पावर क्या होता है 9 होता है। इसका मतलब के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। Q1 और Q2 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है और R1 और R2 का भी वैल्यू अवेलेबल है। R1 क्या मान लेना है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सब ऐसा यूनिट में दिया गया, जूल में आंसर दिया गया। तो 6 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.06 मीटर हो जाएगा और 18 सेंटीमीटर को
मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.18 मीटर हो जाएगा। इस तरह करके इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा 2.4 जूल। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला की यूज करेंगे, ये फॉर्मूला की यूज करेंगे, और के का वैल्यू ये रखेंगे, चार्ज का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, चार्ज का वैल्यू रखना है, और R1 R2 दोनों का वैल्यू आपका गिवन है। आप कैलकुलेटर में सभी डाटा को रख देना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2.4 जूल होगा। इसका मतलब 6 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 2.4 जूल होगा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट द रेस्ट इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी कितना गेन करेगा, तो एनर्जी कितना गेन करेगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो अब हम प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम में किस पर आते हैं, 7 पर आते हैं स्टूडेंट। किस पर आते हैं, 7 पर आते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 7 पर आते हैं। 7 का प्रॉब्लम को देखते हैं कि 7 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 7 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट द रेस्ट इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कितना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको याद रखना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है, वो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है। अब देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, तो W निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है, 1 वोल्ट है। देखो आपका मेंशन किया है कि क्या मेंशन किया है, देखो कितना वोल्ट है आपका, 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है। इसका मतलब पोटेंशियल की जगह पर 1 रखना है, और Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 कंसीडर कर लेंगे, और चार्ज Q इक्वल टू N ही होता तो 1, और चार्ज होता 1.6, और गुना क्या होता है स्टूडेंट, 10 के पावर क्या होता है, -19 होता है। ठीक है, इसको यदि गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा आपका 1.6, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.6। अब देखो ये पोटेंशियल जो है आपका, पोटेंशियल जो है वो आपका क्या है, पोटेंशियल जो है आपका, पोटेंशियल जो है, अब इसको गुना करेंगे, पोटेंशियल और Q है, पोटेंशियल का 1 है, और चार्ज का जो वैल्यू होगा 1.6, गुना क्या होगा, 10 के पावर -19 होगा। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुना क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होगा। तो 7 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 7 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। 7 के बाद क्या है, 8 है। ठीक है, 8 में क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंसिस्ट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, मतलब 1 एम्पियर करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देने का कोशिश करो। तो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप जानते हो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई क्या होगा, T होगा, और I इक्वल टू क्या होगा, NE बाई क्या होगा, T होगा। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो समझने का कोशिश करो कि करंट कितना दिया, 1 एम्पियर दिया, टाइम नहीं दिया गया, मतलब 1 सेकंड कंसीडर कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने बोल रहा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 गुना क्या होता है, 10 के पावर क्या होता है, -19 और कूलम होता है। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या होगा, 18 होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा आंसर स्टूडेंट, 6.25 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या होगा, 18 होगा। अब प्रॉब्लम नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट। 9 नंबर प्रॉब्लम है। 9 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंज्यूम्ड ऑफ, मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, और किरचॉफ जो सेकंड लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट, देखने का कोशिश करो। जो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करेगा, और सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी रिस्पेक्टिवली, मतलब एनर्जी पर निर्भर करेगा। इसका मतलब 9 नंबर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, बी होगा। 9 नंबर का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। 9 नंबर का जो प्रॉब्लम का आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो आगे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब 10 नंबर में आते हैं स्टूडेंट, किस नंबर पर, 10 नंबर पर आते हैं कि 10 नंबर का प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा।
अब देखिए स्टूडेंट 10 नंबर का प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, उसको आप रीडिंग करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होना चाहिए। तो ओम्स लॉ वैलिड तभी होगा स्टूडेंट जब आपका क्या हो, जब आपका क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी जाके ओम्स लॉ वैलिड होगा, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। 10 का स्टूडेंट क्या होगा, डी होगा। 10 का स्टूडेंट क्या होगा, आंसर डी होगा। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, फिर से आगे की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रॉब्लम में 11 नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। 11 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। पूछ रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा। तो पूछ रहा है कि सम एवरीवेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और नॉन ऑफ दिस डिस्टेंस। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए इनफिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सीधी भाषा में इसको क्या करना, याद कर लेना है कि 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं किस पॉइंट पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग आएंगे किस पॉइंट पे आएंगे, देखो ध्यान दो। अब प्रॉब्लम हम लोग किस में आएंगे, प्रॉब्लम अब हम लोग आएंगे 12 पर, ठीक है स्टूडेंट। 11 तो हो गया, अब देखो 12 पर आते हैं, ठीक है। 12 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि 12 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 12 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो समझो बातों को, चीजों को पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट, एम्पियर सर्कुलर लॉ किस पर बेस्ड है, लाइन इंटीग्रल पर, सरफेस इंटीग्रल पर, वॉल्यूम इंटीग्रल पर, नॉन ऑफ दी। तो इसका मतलब है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो आपका डिपेंड करता है वो किस पर निर्भर करता है, लाइन इंटीग्रल पर। लाइन इंटीग्रल पर ही एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ किस पर निर्भर करेगा, लाइन इंटीग्रल पर निर्भर करेगा। तो आपको सीधी भाषा में याद रखना है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ पूछेगा तो आपको किस में टिक आउट करना है, लाइन इंटीग्रल पर क्या करना है, टिक आउट करना है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने जा रहा है स्टूडेंट, 12 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब देखो स्टूडेंट 13 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल बाई आर इज सिमिलर टू द। सीधी भाषा में याद रखना है कि यदि आपसे पूछे कि एल बाई आर का डायमेंशन क्या होगा, आप रट लो कि एल बाई आर का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। और टाइम को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। और यदि पूछेगा ये एल बाई आर पूछा है, यदि सी आर पूछेगा तो सी आर भी किसके बराबर होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में भी क्या आता है स्टूडेंट, टाइम आता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है कि यदि आपसे पूछे कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल बाई आर तो आपको क्या बोलना है, टाइम होगा। क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, टाइम होगा। यदि एल बाई आर के जगह पर यदि सी आर भी रहता तो पर भी आपका क्या होता, टाइम होता। तो पर भी आपका क्या होता, टाइम होता। इसका मतलब 13 का जो प्रॉब्लम का आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। अब बोल रहा है एलसीआर सर्किट है, सर्किट आपका कैसा है स्टूडेंट, एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में जो आपका एनर्जी को डिसिपेटेड करेगा वो डिसिपेटेड कौन करेगा, तो सीधी भाषा में याद रखना है कि एलसीआर सर्किट में आपका जो एनर्जी को डिसिपेटेड करता है वो आपका कौन करता है, वो रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, एलसीआर सर्किट में क्या करता है, उसका एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेटेड करता है। इसका मतलब आपको सीधी भाषा में याद रखना है, इसका जो आंसर होगा 14 का वो क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 14 का क्या होगा, सी होगा।